हेलो ऑल। 2022 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अगर आप 120 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोगों को PYQs काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करने पड़ेंगे। और आपके इस प्रिपरेशन में मदद करने के लिए एडुटेप हिमाचल प्रदेश लेकर आया है 50 डेज इनिशिएटिव ऑफ PYQ रिवीजन प्रोग्राम। अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर हम आपको फ्री में कवर करवा रहे हैं सारे PYQs HPS प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के फ्रॉम द ईयर 2016 टू 2020। और यहां पर हम आपको सब्जेक्ट वाइज ईयर वाइज PYQ कवर करवा रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज का जो हमारा लेक्चर है ये है इंडियन पॉलिटी के PYQs का। हम डे 5 पर पहुंच चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम 2020 के जो इंडियन पॉलिटी के PYQs थे उनको कवर करेंगे। 2020 के एग्जामिनेशन में लगभग 8 क्वेश्चन पूछे गए थे इंडियन पॉलिटी से और ये पेपर काफी अच्छा पेपर था। डिफरेंट पैटर्न हमें देखने को मिला। तो इंडियन पॉलिटी में भी जो पैटर्न था उसमें भी हमें चेंज देखने को मिलता है। एंड आई होप कि आप लोगों ने एक बार पेपर देखा होगा, आप अप्रिशिएट करेंगे इस पूरे पेपर को। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। हमारी 50 डेज रिवीजन प्रोग्राम में हम डे 5 पे पहुंच चुके हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगातार हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो ये टॉपिक हमें मिस नहीं करना है। और मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास गिने चुने 2-3 कंसेप्ट ही हैं या 2-3 बातें ही हैं जो हमें पता रखनी है। पहली तो कैबिनेट मिशन प्लान की रिकमेंडेशन क्या थी, दूसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मेजर और माइनर कमेटीज कौन कौन सी थी, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कि ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो ये क्वेश्चन है ये मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ड्राफ्टिंग कमेटी के रिगार्डिंग था। क्वेश्चन क्या है कि विच लीडर वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी, कि जो ड्राफ्ट कमेटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी इनमें से कौन सी डिग्निटरी या कौन सी पर्सनैलिटी उसकी मेंबर नहीं थी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है BR अम्बेडकर, तीसरा BL मित्तर एंड चौथा मोहम्मद सादुल्ला। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ड्राफ्ट कमेटी का मेंबर नहीं था। देखिए, जब मैं ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करता हूं तो इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे मेजर कमेटी माना जाता है। लगभग 2 साल के पीरियड में इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ड्राफ्ट बनाए। लोगों ने जो अमेंडमेंट दी उन्होंने इनको इंक्लूड किया, उसके बाद ड्राफ्ट को मॉडिफाई किया और काफी मेहनत के साथ इन्होंने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक रूपरेखा थी उसको तैयार किया। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे। मैं आपको आगे बताऊंगा भी। टोटल 7 मेंबर्स थे, एक चेयरमैन प्लस 6 मेंबर। और इस कमेटी को असिस्ट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी थे जिनका नाम सर BN राव था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको आंसर पहले बताना था। अब देखिए, BR अम्बेडकर के बारे में हम जानते हैं कि ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या मॉडर्न मनु, और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। तो ये तो हमारे आंसर का पार्ट पक्का नहीं बनेंगे। अब ये 2 नाम आप लोगों ने, हो सकता है कि अगर आपने टॉपिक ढंग से ना पढ़ा हो तो आपने ये नाम ना सुने हो, क्योंकि इतने कॉमन नेम ये नहीं है। अगर हम बात करें हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की या फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की तो इतने कॉमन नेम हमें सुनने को नहीं मिलते हैं। राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और पतब्बी सीतारमैया, ये नाम हमें बार बार सुनने को मिलते हैं, लेकिन ये 2 नेम हमें बहुत ही लेस सुनने को मिलते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू पे आपका दिमाग आएगा नेक्स्ट। ठीक है, कि ये मेंबर है या नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्ट कमेटी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि यहाँ पे आपसे नॉट पूछा है, और जब भी आप क्वेश्चन पहली बार पढ़ेंगे नॉट को पक्का आप अंडरलाइन कर लेंगे। दोस्तों, ये गलती कभी भी नहीं करनी है कि नॉट आपने अंडरलाइन ना किया हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है और फिर भी अगर आप गलत करके आ रहे हो तो शायद उसकी वजह ये भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट कमेटी थी, इसको मैंने आपको जैसे बता दिया कि इसको सबसे इंपॉर्टेंट मेजर कमेटी माना जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक ड्राफ्ट था वो इसी ने तैयार किया। इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मॉडर्न मनु, और इस कमेटी को असिस्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर BN राव। ठीक है, इस कमेटी में टोटल 6 मेंबर थे चेयरमैन के अलावा। कौन कौन से मेंबर थे? N गोपालस्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। आप याद कर सकते हैं कि कृष्ण भगवान के जो 2 नेम हैं, गोपाल एंड कृष्णा, इस तरीके से मैंने भी याद कर रखा है कि कृष्णा नाम आना चाहिए, गोपाला स्वामी नाम आना चाहिए। ठीक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद KM मुंशी, एक और कृष्णा नाम आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा, TT कृष्णामाचारी। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। अगेन ट्रिक है याद करने की। कई बार हमें पेपर में प्रेशर में सारी चीजें याद नहीं आती हैं,
तो वहां पर हम ऐसे ही ट्रिक्स यूज करते हैं इनको याद करने के लिए। देन डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव जिन्होंने रिप्लेस किया था बी.एल. मित्तर को, जिनकी तबीयत खराब होने की वजह से जो साइड हट गए थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से, एंड टी.टी. कृष्णाचार्य जिन्होंने रिप्लेस किया था डी.पी. केतान को, जिनकी डेथ हो चुकी थी। तो ये 7 मेंबर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूंट ड्राफ्ट कमेटी के। तो सिंपल क्वेश्चन था, अगेन डिफिकल्ट नहीं था, अगर किसी बच्चे ने पढ़ रखा था स्कोरिंग क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रॉम द टॉपिक इंडियन सिटीजनशिप। देखिए ये टॉपिक क्यों पेपर में आया, क्यों आपसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि 2019 से लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था 2019 का, वहां पर हमें काफी प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी जो टर्म्स हैं रिगार्डिंग सिटीजनशिप वो हमारी इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। आपको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पता होना चाहिए, ठीक है, PIO पता होना चाहिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और भी जितनी टर्म है, जितने आर्टिकल हैं, खासकर आर्टिकल 5 to 12 मेजर आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू एक सिटीजन इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है या उन्हें रिनाउंस कर सकता है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया था। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी थी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा गया कि व्हाट इज ट्रू अबाउट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड स्कीम। आपको ट्रू बताना कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। तो पहली स्टेटमेंट थी कि द कार्ड होल्डर गेट्स मल्टीपर्पज लाइफ टाइम वीजा टू विजिट इंडिया। सेकेंड ऑप्शन है ही और शी कैन परचेज एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। थर्ड ऑप्शन है ही शी गेट्स वोटिंग राइट्स। और डी ऑप्शन है इफ रजिस्टर्ड फॉर 5 ईयर, अगर 5 साल के लिए वो OCI रजिस्टर हो जाता है तो ही और शी विल ऑटोमेटिकली गेट इंडियन सिटीजनशिप, कि ऑटोमेटिकली उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर 5 साल के लिए उसके पास OCI कार्ड है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेचुरली एक ही करेक्ट स्टेटमेंट होगी तभी आंसर बनेगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो OCI कार्ड स्कीम है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बेसिकली लॉन्च किया था 2005 में, ठीक है, लेकिन 2015 में इसको मर्ज कर दिया गया बिटवीन विद द PIO स्कीम। अब इस स्कीम में कुछ फीचर्स हैं। अब जो लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के थे या फिर इंडिया की सिटीजनशिप होल्ड कर सकते थे 26 जनवरी के बाद, या थे सिटीजनशिप उनके पास लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ दी, तो उन लोगों को जो इंडियन ओरिजिन के थे कहीं ना कहीं या इंडिया से एसोसिएटेड थे किसी ना किसी फॉर्म में, उनको मौका दिया गया कि आप भी इंडिया में कुछ कंसेशन ले सकते हो। तो इनको एक सबसे बड़ा कंसेशन ये दिया गया कि आपके पास अगर कार्ड है तो आप मल्टीपर्पज लाइफ टाइम वीजा होल्ड करते हो इंडिया में विजिट करने का, आपको बार बार रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो एग्रीकल्चर लैंड अभी भी परचेस नहीं कर सकते, वोटिंग राइट्स भी उनके पास नहीं है, वो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं ले सकते, और अगर वो 5 साल OCI कार्ड होल्डर बन जाते हैं, बने रहते हैं, तो उसके बाद वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए फॉर दी सिटीजनशिप। ऑटोमेटिकली एलिजिबल नहीं है, दे हैव टू, ऑटोमेटिकली उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, दे हैव टू अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप। समझ रहे हो? एक चीज होती है कि जैसे ही आप ये करते हो आपको एक चीज ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, लेकिन दूसरी कंडीशन है कि जैसे ही आप ये करते हो आप अप्लाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो ये सेकंड वाला केस है कि अगर आप 5 साल के लिए OCI कार्ड होल्डर हो तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, ऐसा नहीं कि आपको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी। क्लियर है वाली बात? तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? आंसर ए। जो OCI कार्ड होल्डर स्कीम है, यहां पर सबसे पहले जो हमारी मिनिस्ट्री है होम अफेयर्स की, उसने डिफाइन किया है कि कौन से पर्सन को OCI कार्ड होल्डर बोला जाएगा या OCI कार्ड होल्डर के लिए वो एलिजिबल है। वॉज द सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, क्या उसके बाद वो भारत का सिटीजन था, ठीक है, या फिर एलिजिबल था उसके बनने के लिए, वॉज एलिजिबल टू बिकम, और चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच अ पर्सन, जो कि इन 2 कैटेगरीज को मीट कर रहा था। अगर एक OCI कार्ड होल्डर से बन जाता है या उसे उस कार्ड मिल जाता है तो उसके बाद वो इंडिया आने के लिए एलिजिबल है, हर बार आ सकता है, वो मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, और गेट अ मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीजा, और इसके लिए उसको एग्जम्पशन किया गया है फ्रॉम रजिस्टरिंग विद द फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जो जनरली हमें एयरपोर्ट पे देखने को मिलता है। लेकिन अगर वो OCI कार्ड होल्डर बन जाता है 5 साल के लिए तो वो एलिजिबल है टू अप्लाई, एलिजिबल, नॉट ऑटोमेटिकली गेट दिस सिटीजनशिप। और अगर उसके OCI कार्ड होल्डर है वो, तो वोटिंग राइट नहीं होंगे, याद रखिएगा, कैन नॉट होल्ड अ गवर्नमेंट जॉब एंड कैन नॉट बाय अ एग्रीकल्चर और फार्मलैंड, ठीक है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये न्यूज में था और पेपर में आने की संभावनाएं काफी ज्यादा थी और पेपर में हमें देखने को भी मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है रिगार्डिंग द टॉपिक एग्जीक्यूटिव्स इन इंडिया, और इस टॉपिक को हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द गवर्नर, कि जो स्टेट का गवर्नर है उनके द्वारा इनमें से किस ऑफिसर को रिमूव किया जा सकता है उसके ऑफिस से। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर स्टाफ पब्लिक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मेंबर स्टाफ ह्यूमन राइट कमीशन। आपको बताना है, स्टेट आना चाहिए यहां पर, सॉरी, मेंबर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इनमें से किस मेंबर को गवर्नर के द्वारा रिमूव किया जा सकता है उसके ऑफिस से। देखिए यहां पर कंफ्यूजिंग है, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये भी स्टेट के हैं, ये भी स्टेट के हैं, ये भी स्टेट के हैं, और ये तो है ही स्टेट के, तो यहां पर सभी गवर्नर रिमूव कर सकते हैं। आप तुक्का मारने की कोशिश करोगे, लेकिन दोस्तों अगर एग्जैक्ट नहीं पता है तो ट्राई टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर एग्जैक्टली पता है तो भी इस क्वेश्चन को आंसर करिए। देखिए जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हैं, ही होल्ड हिज ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो जहां पर भी ऑफिस प्लेजर पे होगा तो वहां पर गवर्नर की मर्जी आ जाएगी कि वो कभी भी अगर चाहे तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को रिमूव कर सकता है उसके ऑफिस से। तो ये ऑप्शन हमारा पक्का बनना ही बनना था, और जब एक ऑप्शन बनेगा तो आपको पता है कि बाकी तीन ऑप्शन नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, भले ही ये स्टेट का है, लेकिन यहां पर प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर टोटली डिफरेंट है। ठीक है, जो मेंबर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, यहां पर भी आपकी गवर्नर की नहीं चलती, प्रेसिडेंट साहब ही रिमूव करते हैं उसको। मेंबर स्टाफ ह्यूमन राइट कमीशन अगेन एक ऐसी बॉडी है जहां पर गवर्नर की जो से है इन रिमूवल ऑफ द मेंबर वो नहीं है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है एक स्टेट गवर्नमेंट का चीफ लीगल ऑफिसर होता है। ठीक है, इसके साथ साथ वो गवर्नर की हेल्प करता है इन ऑल दी मैटर्स जहां पर गवर्नमेंट एक पार्टी है किसी पर्टिकुलर केस में। उसके साथ आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बोला गया है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस भी है। और एक और बात कि गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। और कौन से पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा एज द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, याद रखिएगा कि वो पर्सन जो एलिजिबल है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, सिर्फ उसी पर्सन को एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बनाया जाएगा। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की जो टर्म होती है वो डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये अपना ऑफिस होल्ड करता है ऑन द प्लेजर ऑफ इंडियन स्टेट्स गवर्नर। तो जो स्टेट के गवर्नर हैं उनके प्लेजर पर अपना ऑफिस होल्ड करता है, तो जब भी वो चाहे इनको इसके ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैच वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आप देखेंगे पॉलिटी से मैच वाले आए हैं, और पेपर में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर मैच हमें देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत ही यूनिक टाइप का क्वेश्चन था जो 2020 में हमें काफी देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का ये क्वेश्चन है। तो आर्टिकल और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हमें याद रखना कि पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। तो जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ें, हमें अच्छे से नोट कर लेना कि पेपर में आ सकती है। 44th, 42nd, 1st, 2nd अमेंडमेंट जितनी भी हैं, जो मेजर अमेंडमेंट है आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पार्ट्स आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल दिए गए हैं और सामने एरिया ऑफ रिजर्वेशन दिया गया है। आपको मैच करना है दोनों लिस्ट को। आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6, आर्टिकल 243D, आर्टिकल 330। और यहां पर क्या है, लोकसभा सीट्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या बैकवर्ड सेक्शंस, आपको इन दोनों को मैच करना है। ठीक है, तो देखिए अगर आप पंचायत के बारे में जानते हैं, मैं उससे शुरू करता हूं हमेशा मैच द लिस्ट में जो मुझे 100% पता है। तो पंचायत के बारे में मुझे पता है कि आर्टिकल 243 है। ठीक है, और दूसरी बात कि मुझे आर्टिकल 1 से लेकर 51A पता है, तो मुझे आर्टिकल 15 क्लॉज 4 भी पता है और 15 क्लॉज 6 भी पता है। तो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली मेरे लिए इजी है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपको आर्टिकल 1 से लेकर 51A आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 ये है अबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वाला, लेकिन स्टेट कुछ स्टेप्स ले सकता है। और ये है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जहां पर अगेन एक्सेम्पशन आती है कि स्टेट कुछ रिजर्वेशन दे सकता है। किसको ये रिजर्वेशन दे सकता है? अदर बैकवर्ड क्लासेस को, यस, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। तो यहां पर ए ऑप्शन जो आएगा वो हमारा 3 में आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा बन रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। अगर आपको कोई चीज एग्जैक्ट पता है तो उसी से अपने मैच जो वाले क्वेश्चन है उनको स्टार्ट करिए। तो यहां पर आपको एग्जैक्टली पता था ये वाला पार्ट 243D पंचायत का है, ये भी आप में से काफी लोगों को पता होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका सी ही बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। अगेन मैंने आपको बताया कि कौन सी आर्टिकल किस पर्टिकुलर चीज से डील करता है। आर्टिकल 330 थोड़ा टफ था यहाँ पर। इट डील्स विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट,
एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। तो यहां से आपको एक और लाइन पता लगी कि राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, लोकसभा में रिजर्वेशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे याद नहीं रखते हैं, आपको याद रखना है। बाकी अमेंडमेंट क्लियर है आप लोगों को, बाकी आर्टिकल्स क्लियर है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। 5th क्वेश्चन है, आपको एक तरफ अमेंडमेंट दी गई है, दूसरी तरफ बताया गया कि किस इश्यू से डील करती है, आपको मैच करना है। ठीक है, अमेंडमेंट कौन कौन सी है? फर्स्ट अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट, 103rd अमेंडमेंट, लेटेस्ट अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। और यहां पर क्या है? राइट टू एजुकेशन, रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, राइट टू प्रॉपर्टी, 9th शेड्यूल। देखिए, अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू ढंग से कर रखे हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, मैं यहां पर आपको हल्का सा एक इंडिकेशन देता हूं। हमने 2019 के पीवाईक्यू में कवर किया था कि 86th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो किस चीज से डील करती है, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर हम पीवाईक्यूज कवर करके जा रहे हैं 2020 के एग्जामिनेशन में, तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। हमें इतना पता है कि हमने पीवाईक्यूज कवर किए थे जहां पर हमने एक चीज नोट कर ली थी कि जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो राइट टू एजुकेशन से डील करती है, आर्टिकल 21A से डील करती है। ठीक है, तो मैं उसी चीज से अपना क्वेश्चन शुरू करता हूं, इस क्वेश्चन को आंसर करना। तो 86th अमेंडमेंट मेरा पक्का राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू में पढ़ा है। तो सी का जैसे ही मैं 1 करता हूं तो मेरा आंसर ऑटोमेटिकली बी निकल के आ जाता है, ऑटोमेटिकली। तो ये फायदा है पीवाईक्यू का। मैं बार बार आपको कह रहा हूं ना कि 120 प्लस अगर आप टारगेट कर रहे हैं, 120 प्लस मार्क्स प्रीलिम्स में, तो पीवाईक्यूज आपकी मदद कैसे कर पाएंगे, मैं आपको वो इंडिकेट कर रहा हूं। आप में से बहुत बच्चों को लगता होगा कि सिर्फ पीवाईक्यू करने से 120 प्लस मार्क्स फ्री में आ जाएंगे, तो मैं आपको एक हिंट भी दे रहा हूं कि किस तरीके से आएंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन भले ही आपको टफ लगे, आपको ना आता हो, लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू करे हैं तो आपके 2 नंबर फ्री के यहां पर बन जाते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट, हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल ऐड किया गया। 9th शेड्यूल कुछ जुडिशियल एक्ट्स को, कुछ पार्लियामेंट्री एक्ट्स को एंड स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट को जुडिशियल रिव्यू से बचाता है। उसने आर्टिकल 31A, 31B, 31C ऐड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद जो 44th अमेंडमेंट है, एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जहां पर इमरजेंसी प्रोविजन को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया गया। इसके साथ साथ 44th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 था उसको डिलीट किया गया। ठीक है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमें राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A देखने को मिलता है। और जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, यहां पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% कोटा दिया गया अगर वो किसी और कोटे के भागीदार नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये सब पता होगा। आगे बढ़ते हैं, लेजिस्लेचर इन इंडिया। ये क्वेश्चन अच्छा था, अगेन अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप कंसेप्ट आपके स्ट्रांग है, अगर आपने पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे। बाय विच टाइम गवर्नर हैज टू रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल, ये मेन है, रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल टू दी कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन। देखिए, आप लोगों ने सबने बिल का प्रोसीजर पढ़ा होगा। होता क्या है कि जब भी एक एक्ट अगर स्टेट यूनिकैमरल लेजिस्लेचर वाला है, तो जब भी एक बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होगा तो वो गवर्नर साहब के पास जाएगा परमिशन के लिए। और अगर स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है तो वो बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों से पास होने के बाद जाएगा गवर्नर के पास परमिशन के लिए। अगर बिल मनी बिल है तो गवर्नर साहब या तो परमिशन देंगे या परमिशन रोक देंगे, या फिर प्रेसिडेंट साहब के लिए बिल को रख सकते हैं, बट उस बिल को रिटर्न नहीं कर सकते। अगर बिल ऑर्डिनरी बिल है तो यहां पर गवर्नर साहब अगर चाहें तो अपना पॉकेट वीटो एक्सरसाइज कर सकते हैं। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है कि वो बिल अपनी जेब में रखकर भूल सकते हैं और उस बिल को कभी अगर चाहें तो परमिशन नहीं दे सकते। ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि उनको इतने टाइम के अंदर अंदर ही परमिशन देनी है। तो जैसे कहते हैं ना कि मैं जेब में रख के भूल गया, तो वो एक तरह का पॉकेट वीटो है कि उन्होंने एक तरह का वीटो एक्सरसाइज किया कि वो उस बिल पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उन्होंने पढ़ा छोड़ दिया उस बिल को। तो यहां पर नो टाइम लिमिट इज देयर इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल कि गवर्नर साहब को ये बिल भेजना ही भेजना है वापस। ठीक है, याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया कि कितने टाइम लिमिट के अंदर गवर्नर साहब को एक बिल को वापस भेजना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जुडिशरी इन इंडिया। और एक क्वेश्चन में हल्का सा टफ मानता हूं क्योंकि यहां पर हमें पहली बार 2020 में एक स्टैटिक क्वेश्चन, स्टैटिक टॉपिक और एक डायनेमिक टॉपिक का मिक्सचर बन के एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कुछ बातें स्टैटिक हैं, कुछ बातें डायनेमिक हैं, और उनको मिला के आपने एक क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द गिवन 4 स्टेटमेंट, और आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। जस्टिस दीपक मिश्रा हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल in the creation of public interest litigation. Justice Ranjan Gogoi joined Rajya Sabha after retirement from Supreme Court.
जस्टिस पी.एन. भगवती इंट्रोड्यूस्ड PIL. जस्टिस V.K. कृष्णा अय्यर रिजाइंड फ्रॉम बिफोर टाइम. तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है. अगेन आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आपने न्यूज सुनी हुई है, आप जानते हैं कि क्या चल रहा है देश में. तो अगर आपने 2020 में न्यूज पढ़ी थी तो आपको पक्का पता होगा कि रंजन गोगोई ने राज्यसभा की मेंबरशिप एक्सेप्ट कर ली है आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने राज्यसभा की सीट जो ऑफर उनको की गई थी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अगर आपको पता है तो आपको पता है कि सेकंड स्टेटमेंट पक्का करेक्ट है, क्योंकि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आपको डायनेमिक पार्ट पढ़ा है ना. तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑटोमेटिकली सी निकल के आ जाएगा 2 और 3. देखिए जो पी.एन. भगवती हैं और V.K. कृष्णा अय्यर हैं, इनको हम एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी मानते हैं, क्योंकि इन्होंने इंडिया में PIL का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट लेकर आए. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या है कि वो आदमी जिसका इंटरेस्ट हनन हो रहा है, ठीक है, अगर वो नहीं है कैपेबल जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे जो अधिकार हनन हो रहे हैं उसको कुछ एक्शन लीजिए, तो कोई और उसके बिहाफ पर जा सकता है टू दी सुप्रीम कोर्ट अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट आपका वायलेट हो रहा है. तो PIL एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो कि P.N. भगवती एंड V.K. कृष्णा अय्यर के द्वारा लाया गया. जो जस्टिस रंजन गोगोई हैं, इन्होंने लेटेस्ट में अभी राज्यसभा की मेंबरशिप एक्सेप्ट कर ली थी. आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इंडियन पॉलिटी के जो PYQs है उसका भी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी. कंसीडर द गिवन 4 स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. 4 स्टेटमेंट दी गई हैं. Part 9 has been created after passing 73rd constitutional amendment. Part 9A has been created with the passing of 74th constitutional amendment. और फिर इनको एक्सचेंज कर दिया गया है. आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. देखिए मैंने हमेशा बोला कि आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अच्छे से पता होनी चाहिए. तो पार्ट 9 किसे डील करता है? पार्ट 9 डील करता है पंचायत से. किसने ऐड किया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने. उसके अलावा क्या ऐड किए? कुछ आर्टिकल 243 में. और उसके अलावा क्या ऐड किया? 11th शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये बातें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए. तो आप अगर ऐसे नॉलेज रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर 1 और 2 देखने को मिल जाएगा. ठीक है, पेपर में याद रखना है दोस्तों कि आपकी जो नॉलेज है उसका टेस्ट तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी पेशेंस का, आपकी कामनेस का और आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी टेस्ट है. तो वहां पर थोड़ा न्यूट्रल रहना है, थोड़ा कूल रहना है और फिर इस क्वेश्चन को आंसर करना है. तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, न्यू पार्ट 9, आर्टिकल 243 टू 243O, 11th शेड्यूल एंड 29 फंक्शनल आइटम जिनके ऊपर पंचायत को पावर दी जा सकती हैं. सेम इज द केस विद म्युनिसिपैलिटीज. पार्ट 9A, आर्टिकल 243P टू 243ZG, 12th शेड्यूल एंड 18 फंक्शनल आइटम जिनके ऊपर म्युनिसिपैलिटीज को पावर दी जा सकती है. ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर. आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. अगर आप लोगों ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब का, तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल. इस सेशन की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी. तो ये था हमारा एक इंडियन पॉलिटी का PYQ सीरीज का प्रोग्राम. आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. जय हिंद, जय भारत.